हेलो गाइस, तो पॉलिटी फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सनी कुमार। तो गाइस हाजिर हूं मैं अपनी मौलिक अधिकार की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। गाइस आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों के संबंध में हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है और उन क्लासों में हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा कर ली है। आज की जो क्लास है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में 5वीं क्लास है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कल्चर व एजुकेशनल राइट यानी कि संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के बारे में। देखिए आप सभी को पता है संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। यानी कि 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि संस्कृति व शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यहाँ पर ये संस्कृति का मतलब क्या होता है। देखिए संस्कृति का मतलब वही है जो हमने संस्कृति का मतलब जाना है। पहले हमने 11th और 12th में अच्छी तरीके से संस्कृति को पढ़ा हुआ है कि संस्कृति हम किसे कहते हैं। आप सभी को पता है हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, ठीक है, हमारे नृत्य, ठीक है, हमारी लिपि, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? संस्कृति के अंदर आ जाते हैं। अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि फलाने राज्य की संस्कृति ऐसी है, फलाने राज्य की संस्कृति ऐसी है। अगर कोई राजस्थान में आता है तो राजस्थान की संस्कृति उसको अलग दिखाई देती है, ठीक है। अगर कोई राजस्थान से किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसको वहां की संस्कृति अलग दिखाई देती है। तो संस्कृति का मतलब यही है कि हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारे नृत्य, ये किसके अंदर आ जाते हैं? संस्कृति के अंदर आ जाते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 29 जो कि संस्कृति की बात करता है और उसके बाद में शिक्षा के अधिकार की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि किसकी संस्कृति और किसकी शिक्षा की यहां पर बात हो रही है। यह सबसे बड़ा प्रश्न जो कि संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में हमें देखने को मिलता है। क्या कि किसकी संस्कृति और किसकी शिक्षा की बात हो रही है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा के अधिकार को काफी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। देखिए इसको समझाने से पहले मैं यहां पर आपको एक शब्द से और परिचित कराता हूं और वो शब्द है अल्पसंख्यक। वो शब्द है अल्पसंख्यक, यानी कि इंग्लिश में कहे तो इसे माइनॉरिटी, ठीक है। देखिए यहां पर जो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, तो मैं आपको बता दूं वो अल्पसंख्यकों के बारे में बात हो रही है। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होगा कि सर अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। तो देखिए अल्पसंख्यक जिसे हम इंग्लिश में माइनॉरिटी कहते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि अल्पसंख्यक जैसे शब्द की जो परिभाषा है वो संविधान में कहीं पर भी नहीं है। पहले ही मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ध्यान रखना, मैं यहां पर परिभाषित बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। हमें अल्पसंख्यक शब्द का तो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना संस्कृति में शिक्षा का अधिकार, वो अल्पसंख्यकों की ही बात हो रही है, वो अल्पसंख्यकों के लिए ही बात हो रही है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की ही यहां पर बात हो रही है। लेकिन अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है कि भाई हम इन्हें अल्पसंख्यक कहेंगे, कि भाई हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक कहेंगे, हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेंगे, हम जैनों को अल्पसंख्यक कहेंगे, हम बौद्धों को, ईसाइयों को, पारसियों को, जैन कौन से धर्म को हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। यहां पर अल्पसंख्यक को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए प्रोविजन यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो प्रोविजन, ठीक है, उनकी बात की गई है कि उनके हितों की रक्षा किस तरीके से की जाए, उनको शिक्षा किस तरीके से प्रदान की जाए, उन्हें उनकी संस्कृति का जो रखाव है, उनकी संस्कृति की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से की जाए, उनकी एक तरीके से उनकी देखभाल की तो व्यवस्था की गई है। संविधान के अंदर उनके अधिकारों की देखभाल की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन संविधान में यह नहीं बताया गया है कि पर्टिकुलर इस धर्म के अधिकारों की बात की गई है। क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक की बात संविधान का आर्टिकल 29 करता है, लेकिन अल्पसंख्यक होंगे कौन, इस बात का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है,
तो फिर आप कहोगे कि सर अगर संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है और आप कह रहे हो कि हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो कोई तो होगा अल्पसंख्यक। तो देखिए मैंने कहा कि संविधान में तो कहीं पर अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फिर कहां मिलता है? तो देखिए जब संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, तो आपको पता है ये तो जानना जरूरी है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन। तो इसी की जांच के लिए हमारी सरकार ने एक आयोग बनाया, और वो आयोग कब बनाया? वो आयोग बनाया 1992 में, जिसका नाम था NCM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि 1992 में बना। और इस आयोग की सिफारिश पर हमने भारत में कुछ धर्म ऐसे हैं जिन्हें हमने माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखा, यानी अल्पसंख्यक कहा। और वो कौन से हैं? देखिए पहला है ईसाई, ठीक है, दूसरा है मुस्लिम, ठीक है, सिख, बौद्ध और पारसी, ठीक है। ये 5 धर्म ऐसे हैं जिन्हें हमने माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखा, ठीक है। पूछा जाए कौन सा आयोग था, तो 1992 का आयोग था, और वो कौन सा था? NCM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। इस आयोग की सिफारिश पर हमने 5 धर्मों को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखा। कौन कौन से हैं? ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और पारसी। कब रखा? 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। तो हमारा ये तो क्लियर हुआ कि ये जो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की बात जो है वो किसके बारे में हो रही है? तो माइनॉरिटीज के बारे में बात हो रही है। तो माइनॉरिटीज कौन होंगे? तो हमारी सरकार ने एक आयोग के द्वारा तय किया कि भाई हम माइनॉरिटीज हमें किसे कहेंगे? तो ईसाइयों को कहेंगे, मुस्लिमों को कहेंगे, सिखों को कहेंगे, बौद्धों को कहेंगे, पारसियों को कहेंगे, ठीक है। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर क्या हम धर्म के आधार पर ही माइनॉरिटीज कहेंगे? तो ध्यान रखना, हमारी सरकार ने यह भी तय किया हुआ है कि सिर्फ हम धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि भाषा के आधार पर, यानी कि माइनॉरिटीज के 2 आधार हैं। हम किस ग्रुप को माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखेंगे, उसके 2 आधार हैं। पहला है धर्म, ठीक है, और दूसरा है भाषा, ठीक है। यानी कि धर्म के आधार पर जिनकी जनसंख्या कम होगी उसे हम माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और भाषा के आधार पर भी जिनकी संख्या कम होगी उन्हें हम माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखें, यानी कि एक तो धर्म के मामले में उनकी जनसंख्या कम हो और भाषा बोलने के मामले में भी उनकी जनसंख्या क्या हो? कम हो, ठीक है। उन्हें हम क्या करेंगे? अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। तो धर्म के आधार पर तो 1992 में इन 5 धर्मों को हमने अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा, ठीक है। और बेस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर आप सभी को पता है संविधान का आर्टिकल 350A जो कि माइनॉरिटीज की बात करता है, भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज की बात करता है। आर्टिकल 350 का सेक्लोस जो कि भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज की बात करता है। तो दो बातें यहां पर ध्यान रखना कि हम यहां पर जो माइनॉरिटीज मानते हैं वो 2 आधारों पर मानते हैं। एक तो धर्म के आधार पर, यानी कि एक तो धर्म के आधार पर उनकी संख्या कम हो, और साथ ही साथ भाषा के आधार पर उनकी संख्या कम हो, ठीक है। फिर आपके मन में एक प्रश्न तो जरूरी उठेगा कि सर आप हमें यह बताइए कि कितने प्रतिशत से कम जनसंख्या वालों को हम भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज कहेंगे? क्या कोई आंकड़ा है क्या? तो देखिए आंकड़ा भी संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है, शब्द से ही पता चल रहा है अल्पसंख्यक। ये शब्द को अगर मैं आपको लिखूं तो है अल्पसंख्यक। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, या फिर आधा, ठीक है। अल्प का और संख्या का मतलब संख्या, ठीक है, यानी गिनती। जिनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, उन्हें हम क्या करेंगे? अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। ये तो आपको शब्द से पता चल जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हमारी सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि हमें ये डिसाइड कीजिए कि हम किस प्रतिशत से कम जनसंख्या वालों को ही, यानी कि एक प्रतिशत डिसाइड कीजिए कि भाई भारत की टोटल पॉपुलेशन में इतना प्रतिशत से कम भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जिस समुदाय की
जनसंख्या कम होगी उन्हें हम माइनॉरिटीज की श्रेणी में रखेंगे। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आप हमें क्या दीजिए, एक परसेंटेज दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था जिसका नाम था टीएमपाई केस 2002 में, टीएमपाई 2002 में, इस केस में, टीएमपाई वाले केस में 2002 में सुप्रीम कोर्ट में जो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज तय करने के लिए जो एक प्रतिशत बनाया वो था 50%, यानी कि भारत की टोटल जनसंख्या 100%, उसकी 50% से कम जनसंख्या वाले जो धर्म के व्यक्ति हैं या फिर भाषा के आधार पर जो व्यक्ति हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटीज कहेंगे। ये टीएमपाई वाले केस में 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से कम जिस भी धर्म की जनसंख्या होगी, ठीक है, या फिर जिस भी भाषा के आधार पर लोगों की जनसंख्या कम होगी उन्हें हम माइनॉरिटीज की गिनती में काउंट करेंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि 2002 में टीएमपाई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यहां पर मैं एक बात फिर स्पष्ट कर देता हूं कि अल्पसंख्यक शब्द का तो उल्लेख हमें संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है कि भाई ये जो संस्कृति में शिक्षा की बात की जा रही है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही की जा रही है। देखिए यहां पर अल्पसंख्यकों के प्रायोरिटी, अल्पसंख्यकों की प्राथमिकता ज्यादा दिखाई जा रही है। हालांकि बहुसंख्यक कौन हुआ, यानी कि भाई मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि भाई जो 50% से कम जिस भी धर्म की जनसंख्या कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टीएमपाई वाले केस में। तो आपको पता है भारत के अंदर 80% क्या है, हिंदू है, ठीक है, और बाकी के जो 20% है वो क्या है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, वो 20% में आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 80% आंकड़ा जो हिंदुओं का है वो 50% से अधिक है, तो ये क्या हो गए, बहुसंख्यक होंगे, हम इन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के अनुसार हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं कह सकते क्योंकि उनकी संख्या 50% से अधिक है, यानी कि 80% जनसंख्या में आते हैं वो, ठीक है, और बाकी के जो बचे 20% उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की 2002 की इस परिभाषा के अनुसार। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 1992 में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसने तय किया हुआ है कि भारत के अंदर कौन से धर्म के लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में होंगे। तो ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और पारसी जो हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में होंगे, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं बात करूं जैनों की तो 2014 में जैनों को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया गया है। 2014 में जैनों को भी इस आयोग की सिफारिश पर अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहली बात कि 1992 में इस आयोग की सिफारिश पर इन 5 धर्मों को क्या किया गया, अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद में 2014 में जैनों को भी क्या किया गया है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया गया है। और आपको बता दूं जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है, यानी कि उनकी संख्या सबसे क्या है, ज्यादा है, उनकी संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के अनुसार 50% से अधिक है तो वो अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया टीएमपाई वाले केस में, उन्होंने कहा कि भाई 50% से जो कम होंगे वो जो जिस भी धर्म के लोग होंगे वो क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो सेंट्रल लेवल की जनसंख्या के हिसाब से दिया था कि भाई टोटल भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसकी 50% से कम जनसंख्या वाले, ठीक है, तो उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। वो टोटल पॉपुलेशन, केंद्र की पॉपुलेशन के आधार पर उन्होंने डिसीजन दिया था। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं, यानी कि पूर्व और उत्तर, यानी कि पूर्व और उत्तर, एक तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के अनुसार जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, फिर कहोगे कैसे अल्पसंख्यक हो जाते हैं हिंदू, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से कम जनसंख्या जिस धर्म की होगी
तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। तो केंद्र लेवल पर देखा तो भाई ये धर्म के लोग थे जो कि 50% से कम थे, यानी 20% के अंदर आ रहे थे, तो ये क्या है, अल्पसंख्यक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, ये सेंट्रल लेवल की अगर जनसंख्या देखी जाए तो उसके हिसाब से ये क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य में, यानी जैसे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिमों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसमें 50% से अधिक जनसंख्या किसकी रह रही है, मुसलमानों की रह रही है। तो वहां पर फिर हिंदू अल्पसंख्यक थोड़ी ना होंगे, वहां पर तो फिर वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थोड़ी ना होंगे, वहां पर तो हिंदू अल्पसंख्यक हुए, क्योंकि हिंदुओं की अल्पसंख्या 50% से कम है, हिंदुओं की अल्पसंख्या 50% से कम है। वैसे अगर मिजोरम की बात करूं तो वहां पर तो सिर्फ 2.5% ही क्या रह रहे हैं, वहां पर तो 2.5% ही हिंदू रह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गए, वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो आपको पता होगा एक साल पहले नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने लग गए थे, हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो उन राज्यों ने यह बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी कि भाई जब हमारे राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में है, तो जो आर्टिकल 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक की बात करता है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा की बात करता है, तो जो आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो प्रोविजन, जो एक तरीके से जो लाभ आप अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं आर्टिकल 29 और 30 के तहत, ठीक है, तो वो केंद्र लेवल पर तो सबको मिल रहा है, जो अल्पसंख्यक है उनको मिल ही रहा है, लेकिन राज्य में अगर हिंदुओं को देखा जाए तो वो अल्पसंख्यक की स्थिति में, तो राज्यों में भी तो उनको मिलना चाहिए ना, क्योंकि राज्य में अगर केंद्र में भले ही वो अल्पसंख्यक की स्थिति में नहीं है, केंद्र में भले ही वो बहुसंख्यक की स्थिति में है, लेकिन राज्यों में तो वो अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाता है ना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में आ जाते हैं, तो उन्हें लाभ मिलना चाहिए। यही कारण था कि एक साल पहले आपको पता है, एक साल पहले कई राज्यों ने, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने यह मांग उठाई थी कि हमारे राज्य में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से यह बात पूछी गई कि क्या हम अपने राज्य में अल्पसंख्यकों की, जो हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, क्या हम उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दे क्या, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सरकार से पूछा कि आप हमें अपनी राय बताइए कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या हम हर राज्य के अपनी जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक श्रेणी में रखने का मौका दे दे क्या। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई राज्य चाहता है कि उस राज्य में हिंदुओं की संख्या 50% से कम है, यानी कि हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ रहे हैं, तो वो राज्य अपने राज्य में हिंदुओं को क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये सरकार ने निर्णय दे दिया है, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति ये है कि सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। अगर राज्य लेवल में नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में देखा जाए, यानी जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, इन राज्यों में अगर देखा जाए तो वहां पर हिंदू ऑटोमेटिकली क्या है, अल्पसंख्यक की स्थिति में है, और वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। तो यहां पर यह है अल्पसंख्यकों की बात, और आर्टिकल 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ही बात करता है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा की ही बात करता है। तो हमने ये देख लिया कि अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे, तो अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे, अल्पसंख्यक हम कहेंगे ईसाइयों को, मुस्लिमों को, सिखों को, बौद्धों को, पारसियों को, और 2014 के अनुसार जैनों को भी, ठीक है। ये 6 धर्म के लोग हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। तो आर्टिकल 29 और 30 इन 6 धर्मों के ही हितों की रक्षा की बात करता है। तो आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है, यानी कि जो ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन धर्मों के बारे में आर्टिकल 29 और 30 क्या प्रावधान करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान में स्पेशल ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई इसी धर्म के लिए बात की गई है, संविधान में तो सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये नहीं पता कि अल्पसंख्यक होंगे कौन, मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक वही होंगे 2002 में
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 50% से कम जिस भी धर्म की जनसंख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। तो भारत के अंदर 80% क्या है, हिंदू है, तो हिंदू अल्पसंख्यक है नहीं, वो बहुसंख्यक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक है। और 50% से कम कौन है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ये सारे के सारे क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 29 और 30 है वो इन्हीं अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की बात करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संविधान का आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 29 ये कहता है, आर्टिकल 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक की बात करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक की बात करता है, आर्टिकल 29। और क्या कहता है, आर्टिकल 29 का पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई अब सभी नागरिकों को, या फिर मैं कह दूं सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का, बचाए रखने का पूरा अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 29 का पहला पॉइंट है। क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को, क्योंकि आपको पता है यहां पर स्पेशल जो प्रायोरिटी दी गई है वो अल्पसंख्यकों को दी गई है, हालांकि बहुसंख्यकों की बात हो रही है, लेकिन स्पेशल प्रायोरिटी जो आर्टिकल 29 वो 30 देता है वो अल्पसंख्यकों की देता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, हालांकि ये जो अधिकार है ये बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है, यानी हिंदुओं को भी प्राप्त है। ठीक है, तो सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, क्या लाइन लिखी हुई है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 29 का पहला पॉइंट है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, अपनी लिपि को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। लिपि का मतलब आप समझ नहीं पाते हो, लिपि का मतलब होता है कि भाषा को हम किस लिपि में लिख रहे हैं। ठीक है, भाषा को हम किस लिपि में लिख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, संस्कृत व हिंदी की मैं बात करूं तो उनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, पंजाबी की अगर मैं बात करूं तो गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी भाषा को जिस लिपि में लिखते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो सभी नागरिकों को भाषा को, लिपि को, संस्कृति को मैंने आपको बताया कि हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा संस्कृति के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 29 का पहला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आर्टिकल 29 का पहला पॉइंट तो ये कहता है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं जो राज्य के द्वारा पोषित है, राज्य के द्वारा पोषित का मतलब कि उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो राज्य का लगा हुआ है, वो सरकार का लगा हुआ है, ऐसी शिक्षण संस्थानें, उनमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी धर्म के साथ में। ठीक है, दोबारा सुनिए, संविधान का आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्थानें जो सरकार के द्वारा पोषित है, यानी कि जिसमें जो पैसा लगा हुआ है वो सरकार का लगा हुआ है, वो सरकार के द्वारा वो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं, तो उनमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का उनमें आने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। उसके अंदर सभी प्रवेश कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग उसके अंदर पढ़ सकते हैं। यह संविधान का आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लाइन है कि ऐसी शिक्षण संस्थानें जो कि राज्य द्वारा पोषित है,
राज्य द्वारा पोषित होने का मतलब राज्य का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, राज्य द्वारा पोषित है, उनमें धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी माइनॉरिटीज के साथ में, यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक के साथ में भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान का आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट है कि ऐसी शिक्षण संस्थानें जो कि राज्य के द्वारा पोषित हो, उनमें धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, और साथ ही यहाँ पर एक आधार और लिखिए, जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई ऐसी शिक्षण संस्थानें हैं जो राज्य द्वारा पोषित है, यानी सरकार के द्वारा चल रही है, ठीक है, और अगर उस शिक्षण संस्थान में कोई जैनी व्यक्ति जो जैन धर्म का है, एक तरीके से वो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उसकी जनसंख्या कम है भारत के अंदर, तो जैनी व्यक्ति अगर कोई पढ़ने के लिए आ जाता है ऐसी शिक्षण संस्थान में, तो कोई अन्य धर्म का व्यक्ति उसे नहीं रोकेगा कि आप इस धर्म के हो, आप इस शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ सकते। वो जो शिक्षण संस्थान है वो राज्य द्वारा पोषित है, और संविधान में साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 29 के दूसरे पॉइंट में कि भाई जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, या फिर चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी माइनॉरिटीज यानी किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के साथ में भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान का आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है। तो देखिए संविधान का आर्टिकल 29 जो कि संस्कृति की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 29 हमने देखा संस्कृति की बात कर रहा है। उसके बाद में आर्टिकल 30 जो कि शिक्षा की बात कर रहा है, माइनॉरिटीज के लिए शिक्षा की बात करता है कि किस तरीके से उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 30 का पहला पॉइंट ये कहता है कि धर्म व भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का क्या होगा, अधिकार होगा। ये संविधान का आर्टिकल 30 का पहला पॉइंट है। क्या कहता है कि धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों को, देखिए बात शिक्षा की हो रही है, यहां पर बात शिक्षा की हो रही है, वहां पर आर्टिकल 29 में बात संस्कृति की हो रही थी, यहां पर बात किसकी हो रही है, शिक्षा की हो रही है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात हो रही है कि सभी धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। यह आर्टिकल 30 का पहला पॉइंट है कि धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का पूरी तरीके से अधिकार होगा। यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था जिसमें वो रुचि रखते हैं, ठीक है, उनको खोलने का, उनकी स्थापना करने का क्या है, पूरी तरीके से अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 30 का पहला पॉइंट है। मैं बार बार अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका साफ मतलब यही है कि हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं उनकी यहां पर ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, उनको यहां पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, उन अल्पसंख्यकों को, ठीक है, क्योंकि वही अल्पसंख्यक हिंदू धर्म के अलावा जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सारे क्या है, अल्पसंख्यक है। और उन्हीं की यहां पर बात हो रही है कि उन लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का पूरा अधिकार होगा। और आर्टिकल 30 के अंदर आगे क्या बात लिखी हुई है, आर्टिकल 30 के पहले पॉइंट में आगे बात लिखी हुई है कि ऐसी शिक्षण संस्था जो कि मान लो कि किसी माइनॉरिटीज ने, किसी अल्पसंख्यक ने कोई शिक्षण संस्था बना रखी है, अपनी रुचि के अनुसार कोई शिक्षण संस्था बना रखी है,
ठीक है, और फ्यूचर में मान लो सरकार उससे उसकी शिक्षण संस्था को ले लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है, क्योंकि सरकार तो ले सकती है, ठीक है। तो अगर सरकार उससे उसकी शिक्षण संस्था को ले लेती है, यानी कि सरकार चाहती है कि अब आप इस शिक्षण संस्था को मत चलाओ, आप इस शिक्षण संस्था को मत चलाओ, अब इस शिक्षण संस्था कौन चलाएंगे, हम चलाएंगे, यानी कि अब इसमें जो पैसे लगाएंगे वो कौन लगाएंगे, हम लगाएंगे, आप क्या कीजिए, हमें इसे क्या कर दीजिए, ग्रहण कर दीजिए, हमें इसे दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसका पूरी तरीके से जो उसका पूरा मुआवजा बनता है वो क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा अल्पसंख्यकों को, ठीक है। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 30 के पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का पूरा अधिकार है अल्पसंख्यकों को, ठीक है। यह आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। उसी के आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्था को स्थापना कर लेता है, ठीक है, बना लेता है, और बनाने के बाद में अगर सरकार उससे उसकी शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण करने पर सरकार को क्या करने पड़ेगा, उस शिक्षण संस्था का पूरा मुआवजा उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कहने का मतलब उसकी संपत्ति को अगर लेती है तो संपत्ति के बदले उसको मुआवजा पूरी तरीके से सरकार को देना पड़ेगा अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। यह है संविधान का आर्टिकल 30 का पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 30 का दूसरा पॉइंट क्या कहता है। आर्टिकल 30 का दूसरा पॉइंट यह कहता है कि यदि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, दोबारा सुनिए, यदि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो ऐसी स्थिति में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो जो शिक्षण संस्थान है वो धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के प्रबंध में है। दोबारा सुनिए, मैं एक बार लिख देता हूं, क्या है कि यदि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में आर्थिक सहायता देता है तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के प्रबंध में है, ठीक है। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 30 का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान का मतलब कि चाहे वो हिंदुओं की शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो जैनों की शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो मुसलमानों की हो, वो किसी भी धर्म की शिक्षण संस्थान हो, ठीक है, कि यदि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में आर्थिक सहायता देता है, ठीक है, तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह जो शिक्षण संस्थान है वो धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के प्रबंध में है। कहने का मतलब साफ ये है कि राज्य आर्थिक सहायता किसी शिक्षण संस्थान को देता है तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो जो शिक्षण संस्थान है वो मुसलमानों की है, वो ईसाइयों की है, वो सिखों की है, वो बौद्धों की है। जितना वह आर्थिक सहायता हिंदुओं की शिक्षण संस्थान में दे रही है उतनी ही आर्थिक सहायता उसे मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की शिक्षण संस्थानों में भी देना पड़ेगा। ये कहता है संविधान का आर्टिकल 30 का दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के ऊपर थी। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से सुना होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। मैंने मेरे हिसाब से यहां पर आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में जितनी भी बातें लिखी हुई है मैंने मेरे हिसाब से आपको सारी बातें बताई है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।